देश के गृह मंत्री अमित शाह योग करते हुए, और क्या आप जानते हैं इस बार योग दिवस का थीम क्या है, शीर्षक क्या है? बढ़ती उम्र में योग का जो योगदान होता है वो है। भारतीय जनता पार्टी की उम्र बढ़ रही है और हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते साल के साथ हम राजनीति का एक बदनुमा स्वरूप भाजपा के चरित्र में देख रहे हैं। किस तरह से पार्टियां तोड़ी जाएं, किस तरह से जवाबदेही से बची जाए, किस तरह से अपनी विदेश नीति की ऐसी तैसी की जाए, किस तरह से हमारे छात्रों का भविष्य बद से बदतर किया जाए, और सबसे बड़ी बात, किसी भी सवाल का जवाब ना दिया जाए। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा दोस्तों, हठ योग। हठ का मतलब होता है जिद, अहंकार। यह जिद है भारतीय जनता पार्टी की कि लोकतंत्र के हर नियम को तार तार किया जाएगा, और यह अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का कि हम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह यहां पर यह योग कर रहे हैं तो उनके जहन में क्या चल रहा है? उनके जहन में क्या यह बात चल रही है कि मैं 543 में से 362 के जादुई आंकड़े तक कैसे पहुंचूं? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा जा चुका है, कोशिश की जा रही है उद्धव ठाकरे को। अब एक न्यूज चैनल ने यह भी खबर चला दी कि समाजवादी पार्टी के 26 सांसद भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। यह तमाम खबरें जो है मीडिया में चल रही हैं, मगर दिलचस्प बात क्या है दोस्तों कि भगवान श्री राम, जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी राजनीति की, उस मंदिर में चंदा चोरी हो गया। अब तक एक भी एफआईआर नहीं है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जिस चंपत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताया था, उसे बचा लिया जाए। कोशिश की जा रही है कि जो छुट भैया निचले लेवल के ऑफिसर्स हैं, बैंक कर्मचारी हैं, इक्का दुक्का कर्मचारी हैं, उन पर गाज गिर जाए। मगर आपने गौर किया है, भगवान श्री राम हमारे आराध्य, उनके मंदिर में भी चंदा चोरी हो रही है। और यह सब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, यह सब हो रहा है उनकी सरपरस्ती में। मगर नहीं साहब, इन सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से ना कोई सवाल पूछा जाएगा, और अगर सवाल पूछोगे तो वो हठ योग करेंगे। हठ योग। सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा, शिक्षा मंत्री, बाय द वे आज नीट की परीक्षा है। शिक्षा मंत्री ने क्या वादा किया था कि आप जो भी परीक्षा केंद्र चाहते हैं वो आपको मिलेगा। मगर नागपुर में रहने वाले एक छात्र को आबू धाबी का सेंटर मिल गया था। मजाक नहीं कर रहा हूं, उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, आबू धाबी का सेंटर मिल गया था। सबसे पहले सुना जाए माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा क्या था, सुनिए। फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में एनटीए की गड़बड़ी जो सामने आई है, उसमें नागपुर के छात्र को अबू धाबी का सेंटर दे दिया गया है। छात्र के हॉल टिकट पर अबू धाबी परीक्षा केंद्र दिया गया है, और एनटीए ने शिकायत के बाद भी गलती नहीं सुधारी है। यह हमें जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक अबू धाबी जाने के लिए छात्र के पास पासपोर्ट भी नहीं है। एक ऐसे दौर में दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे हुए हैं और वहां लोगों को सिखा रहे हैं योग कैसे किया जाए, राजनीति कैसे की जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को यह सीखना चाहिए। राजनीति में क्या नैतिकता होनी चाहिए, भाजपा को यह सीखना चाहिए। राजनीति में किस तरह की जवाबदेही होनी चाहिए, भाजपा को यह सीखना चाहिए। हमारे युवाओं के प्रति, हमारी विदेश नीति के प्रति, इन तमाम मुद्दों के प्रति आपको जवाबदेही सीखनी पड़ेगी। इंतजार कीजिएगा, विदेश नीति पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से देश को तार तार कर दिया वो मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले नीट परीक्षा में जो ताजा कारनामा सामने आया है उस पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। ना पासपोर्ट, ना परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, ना अब कोई वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? आखिर ऐसे हुआ भी तो कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक ना पहुंचने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके मां बाप का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई अधिकार नहीं है। कोटा में मैंने यही कहा था, यह अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, यह एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए।
वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं और हम ये उन्हें दिलवाकर रहेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? परीक्षा आप तमीज से करवा नहीं सकते। हमारे राम मंदिर, हमारे आराध्य देव राम के मंदिर में चंदा चोरी होती है, और चंदा चोरी होती तो होती है, किसी को कटघरे में नहीं रखा जाएगा। कोई सॉफ्ट टारगेट्स चुन लिए जाएंगे और फिर जनता जिसे बरगला सकते हैं, जिन्हें मूर्ख बना सकते हैं, उन्हें बता दिया जाएगा कि देखिए, जिन लोगों ने भगवान श्री राम का अपमान किया, हमने उनकी क्या हालत कर दी। और जो तमाम मिश्रा, चंपत राय बैठे हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई भी जवाबदेही नहीं है। यह हकीकत है, यह है जवाबदेही की कमी। और जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से एक युवा सवाल पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो क्या आप जानते हैं भाजपा के नेता तेजस्वी सूर्या क्या कहते हैं? कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की क्या जरूरत है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से जनता और प्रधानमंत्री के बीच में गतिरोध, बैरियर आ जाता है। अरे समझदार आदमी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद होता है जनता के सवालों का जवाब देना, जनता के सवालों के प्रति जवाबदेह बनना, जिससे प्रधानमंत्री पिछले 12 सालों से बच रहे हैं। सुनिए तेजस्वी सूर्या ने किस तरह से सार्वजनिक तौर पर खुद का मजाक बनवाया था, देखा जाए। My question is to you is, India is one of the biggest democracy as we know. Even though we are the biggest democracy, what's your stance, what's your saying about our Honorable Prime Minister not attending any press conference in more than 10 minutes? It's a great question to start with. Don't you think, like how I said, speeches are so yesterday. In the age of 24/7 social media where I can talk to my voters directly, the purpose of press conferences where you have certain barrier between the leader and the people, which comes between you, it is redundant. It's not that the PM is not communicating. The PM communicates every day. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई सवाल इंटरनेशनल मंच पर कर दिया जाता है, या तो वो भागने लगते हैं या फिर वो अजीबोगरीब बयान देते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफा मन की बात कर सकते हैं, वो अपने पालतू गोदी मीडिया के सवालों का जवाब दे सकते हैं, मगर हां, वो कभी भी अभिसार शर्मा और रवीश कुमार के सामने खड़ा नहीं हो सकते, कभी नहीं खड़े हो सकते। वो आज ढेरों सवाल हैं, विदेश नीति को लेकर सबसे गंभीर सवाल सामने उभर कर आ रहे हैं, जिसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने बैठते हैं, एक कागज पर अपनी बात पढ़ते रहते हैं। हमारे 3 नाविक मार दिए जाते हैं, मगर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा होता। हर गुजरते लम्हे के साथ विदेश नीति के मोर्चे पर भारत कमजोर पड़ रहा है, और आज मैं आसान लफ्जों में उसे आपको समझाने आया हूं। दोस्तों, कांग्रेस ने भी कल एक लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने कहा कि जिस तरह से इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, जिसे आपने मेलोडी चॉकलेट दी थी, ऐसे आप उनसे क्यों नहीं सीखते? मेलोनी कह रही हैं कि मैं देश का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो डोनाल्ड ट्रंप का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, और यहां ट्रंप बार बार भारत का अपमान करते हैं, कोई जवाब नहीं दिया जाता। आप जानते हैं ट्रंप ने एक इंटरव्यू में क्या कहा कि शी जिनपिंग के अलावा मुझे मोदी बहुत महान नेता लगते हैं। क्यों? क्योंकि पहले भारत जो होता था वो अनाप शनाप अपना फायदा निकलवा लेता था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अमेरिका का फायदा हो रहा है, और पता नहीं भारत का तो फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि टैरिफ आप 100%, 50% मनमाना टैरिफ लगा देते हैं। ईरान के साथ शाहबहार बंदरगाह परियोजना पर फुल स्टॉप लगवा देते हैं। कहते हैं कि आप रशिया और ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, जबकि पाकिस्तान और चाइना दोनों
ईरान से तेल खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये जो बात ट्रंप कहने वाले हैं, जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अमेरिका के फायदे की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के खिलाफ केस चल रहा होता है तो रहस्यमय तरीके से वो केस बंद हो जाता है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Obviously, if I ask you who are the two greatest or leaders you like the most on the world stage, I would assume one of them is Xi. Yeah, I think in terms of leadership, I think that's true. Who's the other? When you think of power and leverage and the ability to execute on that. Well, I think Modi is Modi. very good. Yeah, they've had some very good numbers announced. He stays out of wars, which is smart. He's 1.5 billion people. He's actually the biggest. India's actually the biggest. Modi's a great leader, and we do a lot of business with them, but now we do fair business. They used to really rip us off. I don't blame them for that. You know, we had stupid politicians, but that allowed that to happen. But now we do a lot of business. They're not that happy about it because they used to do a lot better. So, but Modi's great. President Xi is great. Classics, you know, I mean, if you were going to make a movie about either one of them, you wouldn't be able to find the man in Hollywood, I'm telling you. हकीकत यह दोस्तों, भारत अब विदेश नीति को लेकर आंखें नहीं मूंद सकता, और अब यह बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। गौर फरमाइए। पिछले एक साल में ऐसे कई संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि भारत को लेकर अमेरिका की नीति में बुनियादी बदलाव आ रहा है। संकेत साफ हैं। अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में भारत का मुश्किल से जिक्र है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने भारत की धरती पर कहा कि अमेरिका भारत को आर्थिक प्रतिद्वंदी नहीं बनने देगा। यानी कि उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते भारत तरक्की करे ताकि इससे भारत का फायदा हो। आगे अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री ने कहा था कि दक्षिण एशिया में अमेरिकी नीति का मुख्य उद्देश्य यह है, मुख्य मकसद यह है कि कोई एक शक्ति पूरे महाद्वीप पर हावी ना हो। हाल में अमेरिका ने अपने इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से इंडो शब्द हटा दिया। इंडो पैसिफिक कमांड सेंटर से इंडो हटा दिया, इंडिया हटा दिया। इसी को लेकर कांग्रेस प्रहार कर रही है। सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा। इंडो पैसिफिक कमांड 2018 में अमेरिका ने इसका नाम कर दिया। बड़ी तारीफ हुई, आप सब बड़े झूम उठे, हम भी खुश हुए, चलो ये इंडिया का नाम आ गया। अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि उसका नाम फिर से बदल दिया गया, पैसिफिक कमांड। मैं आपको एक बड़ा रोचक बात आपको बताना चाहता हूं। जब ये मोदी साहब और ट्रंप साहब बैठे थे, आप लोग ये वाली फोटोएं डाल रहे थे, तब तीन चीजें हुई। एक, ये जो मैंने अभी आपको बताया, पैसिफिक कमांड, इंडो पैसिफिक कमांड से हटाकर फिर से यूएस पैकॉम, यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया, इंडिया का नाम हटा दिया गया। नंबर एक, ये उसी दिन हुआ। नंबर दो, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, उस नक्शे में वो पाकिस्तान का दिखा दिया गया, हमारा नहीं दिखाया। ये भी उसी दिन हुआ। और तीसरी चीज जो उसी दिन हुई, जब वो उंगली यूं कर रहे थे, वो यूं करनी चाहिए थी। तीन चीजें हुई थी उस दिन। स्टेट डिपार्टमेंट ने, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जुलाई 2026 का एक वीजा बुलेटिन, जिसमें EB2 और EB5 जो इंडियंस के लिए अनअवेलेबल कर दिया आने वाले साल के लिए। हिंदुस्तानियों को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया, इस कैटेगरी में वीजा नहीं मिलेगा। ये तीनों चीजें उसी दिन हुई जब प्रधानमंत्री की चमकती दमकती त्वचा की तारीफ हो रही थी। ये सब उसी दिन हुआ। और इसका एक इतिहास भी थोड़ा सा आपको बता दें। जो टैरिफ डील हुई, टैरिफ डील क्यों हुई, जल्दबाजी में क्यों हम मान गए, हमारे नरेंद्र मोदी जी क्यों मान गए? क्योंकि पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने प्रेशर इन पर बहुत बना दिया। सवाल ऐसे दाग दिए कि जवाब देते नहीं बन रहा था। अब हेडलाइन कैसे बदलें? हेडलाइन बदलते वक्त यह नहीं सोचा कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट देने वाला है, 20 दिन 15 दिन रुक जाते, सुप्रीम कोर्ट से तो ये ट्रेड डील टैरिफ के खिलाफ आ ही गया था सब कुछ। नहीं, हमारे वक्त 3% टैरिफ था
मोदी जी के रहते हुए 50% हुआ, फिर ये डील साइन हुई तो 18% पे आ गया। गोदी मीडिया झूम उठा, सब झूम उठे। 3% किसी को याद नहीं रहा, बोले देखो साहब 50 से 18 आ गया। अरे साहब पहले 3% था, ये भूल गए आप? ये हेडलाइन मैनेजमेंट चलता है यहां, और हम और आप साथ भी दे देते हैं कई बार। जो चीज 3% थी वो अब 18% पे है, वाया 50%। और 100 बिलियन का सामान पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स हमें अमेरिका से खरीदना है। ये डील का हिस्सा है। हमने कोई विरोध नहीं किया, हम चुपचाप आ गए। वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक क्रीम, अरे हमने विरोध क्यों नहीं किया? ये पैसा कहां से लाएंगे हम? और क्या रेसिप्रोकल हमने अरेंजमेंट की कि अमेरिका भी हमसे कुछ खरीदेगा? क्या होगा हमारे एमएसएमई सेक्टर का? क्या होगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का? क्या होगा हमारे किसानों का? क्या होगा हमारे एग्रीकल्चर का? क्या होगा हमारे ट्रेडर्स का? $100 बिलियन का आप सामान खरीद लेंगे? क्या खरीदेंगे? आपका टोटल इंपोर्ट बिल क्या है? कहां से लाएंगे ये पैसा? और सबसे बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा, ये सब किस समय हो रहा है? गौर फरमाएं। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब क्वाड का महत्व कम होता दिख रहा है। इंडो पैसिफिक की जगह फिर से एशिया पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। इसका मतलब अब नजरअंदाज करना मुश्किल है कि अमेरिका भारत के उभार को अपने हित में नहीं देखता, भारत की तरक्की को अपने हित में नहीं देखता। वो भारत को एक संभावित आर्थिक और क्षेत्रीय कॉम्पिटिटर यानी प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने लगा है। इसलिए वो भारत की ताकत को कंट्रोल करना चाहता है। अब अमेरिका की भारत में दिलचस्पी मुख्य रूप से भारतीय बाजार तक ज्यादा पहुंच बनाना और रणनीतिक तौर पर भारत का ज्यादा इस्तेमाल करने में दिख रही है। पिछले साल भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया था। भारत को अमेरिकी या अमेरिकी समर्थित ऊर्जा स्रोतों पर ज्यादा निर्भर बनाने की कोशिश, फरवरी का असंतुलित व्यापार समझौता और आने वाला द्विपक्षीय व्यापार समझौता, इन बदलती अमेरिकी प्रायोरिटीज, यानी इससे पता चल रहा है कि अमेरिका की प्रायोरिटीज किस तरह से बदल रही हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बुलडोजर चला सकता है। बाय द वे, बुलडोजर से याद आया, जो उत्तर प्रदेश की सरकार बात बात पर बुलडोजर चला देती थी, राम मंदिर में इतनी बड़ी चंदा चोरी हो रही है, वहां तो कहीं किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला, या सुप्रीम कोर्ट का डर लग गया। यानी कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट का डर होता है वहां डरा जाता है, वैसे बुलडोजर नहीं चलता। आगे दूसरी तरफ विदेश मंत्री माननीय लेजर आइज एस जयशंकर हर तरफ कह रहे हैं कि साझेदारी बढ़ रही है, दुनिया जो भी फैसला लेता है वो भारत से पहले बात करता है। आप सब जानते हैं दोस्तों, ये कोसों दूर है जब प्रधानमंत्री इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाए कि जिस यूएस ने हमारे 3 भारतीयों को मारा, उस पर भी वो सीधे तौर पर ट्रंप से कुछ ना कह सके। भारतीय ओशन में आईआरएस देना पर हमला हुआ, कई ईरानी नौसैनिक मारे गए, प्रधानमंत्री ने उस पर भी कुछ नहीं कहा। कांग्रेस इस पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठे हुए थे और बार बार योर एक्सीलेंसी कह रहे थे। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह झुके हुए हैं ट्रंप के सामने। योर एक्सीलेंसी कहने की क्या वजह थी? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम सब ने, आप सब ने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने एक बहुत शर्मनाक मंजर देखा। सर झुक गया, कम से कम भारत के लिए जिनका दिल धड़कता है उनका सर जरूर झुका। डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी की नजरें झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे, सोफे के अंदर ऐसे दुबक के बैठे हुए थे और कागज पढ़ के कह रहे थे एक्सीलेंसी 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 एक्सीलेंसी। जो इंटरप्रेट कर रहा था, जो अनुवाद कर रहा था, उसको भी शर्म आ गई। उसने एक्सीलेंसी का अनुवाद नहीं किया, उसने मिस्टर प्रेसिडेंट बोला, जो कि कहा जाता है। ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? खैर, लग ही नहीं रहा था कि 150 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधि
बात कर रहा हो किसी राष्ट्राध्यक्ष से। ऐसा लग रहा था कि एक कंपनी का एजेंट अपने मालिक से बात कर रहा था। बहुत शर्म आई, बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया। ये एक आजाद देश है। हमने देखा इंदिरा जी को, हमने देखा राजीव जी को, हमने देखा नरसिम्हा राव जी को, हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हमने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हमने किसी को ऐसे झुकते हुआ नहीं देखा, ऐसे सरेंडर करते हुए नहीं देखा, ऐसा कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं देखा। तो जो इस हफ्ते हमने ये नजारा देखा, मुझे नहीं लगता हम आसानी से भूल पाएंगे। हमारे 3 निहत्थे नागरिकों को, सेलर्स को, सरेआम अमेरिका ने उनका कत्ल किया। Our 3 innocent sailors were murdered by America. Just a few days ago, not in the past, few days ago. डोनाल्ड ट्रंप ने खेद तक व्यक्त नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप डिड नॉट रिग्रेट, फॉरगेट अपोलोजाइजिंग, रिग्रेट नहीं किया, खेद व्यक्त नहीं किया। क्यों करेंगे साहब? एजेंट तो दुबक के बैठा हुआ है। एजेंट की पीठ थपथपा दो, तारीफ कर दो, फूल के कुप्पा हो जाएगा और कुछ नहीं बचा। तो अरे साहब, आपकी त्वचा कितनी अच्छी है, यह आपकी गोरी चमड़ी का राज क्या है? उसी में खुश हो गया एजेंट हमारा। वीको, वज्रदंती, आयुर्वेदिक क्रीम या जो भी लगाते हैं, हमें नहीं मालूम। अरे क्या मजाक है भाई? 3 नागरिक हमारे मारे गए, आप अपनी तारीफ सुनकर वापस आ गए। सुना कल आ गए वापस। कांग्रेस फर्क बता रही कि 1986 में वॉइस ऑफ अमेरिका अपना एक ट्रांसमीटर लगाना चाहता था। राजीव गांधी ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि राजीव जानते थे कि इसके जरिए अमेरिका भारत में जासूसी कर सकता है। और अब भारतीय ओशन में टॉर्पीडो के जरिए हमला कर देता है अमेरिका। भारत कुछ नहीं कहता, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। सुनिए पवन खेरा ने किस तरह से इस मुद्दे पर खिंचाई की। एक एग्जाम्पल मैं आपको 1986 का दूंगा, जब वॉइस ऑफ अमेरिका का ट्रांसमीटर श्रीलंका में लगाने की बात हुई, इंडियन कोस्ट के बगल में। राजीव जी ने उसका विरोध किया और वो निर्णय वापस लेना पड़ा वॉइस ऑफ अमेरिका को, क्योंकि बहुत करीब हमारे आकर वो अपना ट्रांसमीटर लगा रहे थे। 1971 का मैंने आपको बताया। हैरानी की बात यह है कि INS देना, IRIS देना, जो हमारा मेहमान था, ईरान का युद्धपोत निहत्था था, उसके नौसैनिकों को अमेरिका ने इंडियन ओशन में हमारे आंगन में घुसकर मार डाला। जब अभी मोदी जी ट्रंप के साथ बैठे तो उसका भी विरोध नहीं किया। ये किस तरह की हमारी सरकार है, ये किस तरह के हमारे प्रधानमंत्री हैं कि एक के बाद एक इतने बड़े झटके हमें लगते हैं और हम वहां जाके इंस्टाग्राम में मेलोडी रील को लेकर खिलखिला रहे होते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। देखा था हमने, बड़ा अजीब अटपटा लगा, आप ही के किसी चैनल ने चलाया था। अब जब इन्होंने ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि मैं आपके देश की रक्षा करने आऊंगा जब कोई आक्रमण होगा, बशर्ते आप प्रधानमंत्री हो, हमारे मन में ये नहीं आया कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हमने कहा कि हम आउटपोस्ट हैं क्या, अमेरिका की कॉलोनी है, कि हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हमने कितने युद्ध खुद जीते हैं, अमेरिका की मदद नहीं मिली थी। अमेरिका तो उल्टी तरफ खड़ा था, पाकिस्तान की तरफ खड़ा था 71 में, तब हमने जाकर जीता। मोदी जी, ये वक्त था, ये मौका आया था, इतिहास ने आपको ये मौका दिया था कि ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात करते, ये सब सवाल उठाते। आपने सवाल नहीं उठाए। आप लाल आंख तो छोड़िए, आपकी दमकती त्वचा की तारीफ सुनकर आप शर्म से एकदम लाल हो गए। आपने कुछ नहीं बोला। बहुत शर्म आई हमें देखकर, पूरे देश को बहुत शर्म आई। कांग्रेस का सीधा सवाल, हमारे 3 नाविक मर गए, लोगों के घर में मातम है, और यह आसान सी बात आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं कह पाए। आखिर क्यों? सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। मार्को रूबियो ने तो
जयशंकर जी को डांट भी लगा दी कि भाई कायदे में रहिए। डांट खाकर जयशंकर जी इठलाते हुए वापस आते हैं, मोदी साहब अपनी त्वचा की तारीफ सुनकर वापस आ जाते हैं। अरे आपकी त्वचा की तारीफ सुनने गए थे क्या आप वहां? What kind of vanity is this? Why do you need endorsement? Why do you need approval from Donald Trump? यकीन नहीं होता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो सरकार है वो इतनी बेआबरू होकर वापस आ जाए। यकीन नहीं होता, बुरा भी लगता है। और कातिलों के साथ खी करके हंस रहे हैं आप, अनाप शनाप बोल रहे हैं, पर्चियां देख देख कर बोल रहे हैं। पर्ची पीएम हो, पर्ची पीएम तो सीएम तो हैं हमारे राजस्थान के, हरियाणा के। अब ये पर्ची पीएम भी आ गए जिनको एक्सीलेंसी बोलने में भी पर्ची देखनी पड़ रही है। अपने नागरिकों की हत्या की निंदा करने के लिए भी पर्ची में कुछ लिख देते तो शायद वहां से खेद की कुछ आवाज आती। खेद छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा और प्रधानमंत्री वहां बैठे थे कि ये सब तो होता रहता है, ये बड़ा खतरनाक पेशा है नाविकों का, सेलर्स का। ये सुनकर आ गए। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत पे कोई युद्ध होता है, आक्रमण होता है तो अमेरिका उसका साथ निभाएगा। प्रधानमंत्री चुप। कोई और होता प्रधानमंत्री, किस पार्टी का होता छोड़ दीजिए, कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बोलता, साहब प्रधानमंत्री कोई भी हो, देश सर्वोपरि होता है। और नंबर 2, भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ये बोलने तक की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं जुटा पाए क्योंकि त्वचा की तारीफ हो गई थी। ग्लोइंग स्किन, ही इज हैप्पी। उनकी त्वचा की तारीफ हो गई तो अपमान भी सहकर आ गए। अपमान देश का हुआ, आपका नहीं हुआ। दोस्तों, आज योग दिवस के मौके पर मैं आपको यह सब क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अवसरवादी योग करना जानती है, सिर्फ एक किस्म का हठ योग करना जानती है जिसमें उसकी जिद है, अहंकार है, और एक ऐसा योग जो अलोकतांत्रिक है। इस योग का लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आप पार्टियों को तार तार करते हैं तो यह लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। जब आप हमारे आस्था का केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र राम के साथ गद्दारी कर सकते हैं, मैं गद्दारी कहूंगा अगर चंदा चोरी हो रही है। आप खुद बताइए, चंदा चोरी को आप क्या कहेंगे? जब वो सब किया जा सकता है तो स्वाभाविक सी बात है, जवाबदेही कहां है? और इस मंच पर हम सत्ता को जवाबदेह बनाते हैं, उन्हें कटघरे में रखते हैं। यह हमारा फलसफा है और आगे भी रहेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।